डॉक्टर साहब, फाटा का जो इलाका जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस पाई जाती थी कि लोग पोलियो के कतरे ही नहीं पीते थे, उसके बावजूद आपने वहाँ पे कैसे ये मैनेज कर लिया कि उस इलाके को पोलियो फ्री आपने करवा दिया? अच्छा जी भट्टी साहब, ये फाटक के चैलेंजेस इससे ज़्यादा थे। कुछ सिक्योरिटी के चैलेंजेस थे, एक्सेसिबिलिटी के चैलेंजेस थे, रेजिस्टेंस तो कम्युनिटी की तरफ से थी। हमने ये किया कि सबसे पहले तो वो एक्सेस हम अटेंड कर सके घर घर तक, और वो उसके लिए हमने एक साउंड कोऑर्डिनेशन डेवलप की, प्लेटफार्म बना लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ, मिलिट्री के साथ, टॉप पे भी और लोवेस्ट यूसी लेवल पे भी, ताकि हमारी जो टीम है वो बड़ी मुतमईन हो कि जाएँ घर घर पे और उनको कोई सिक्योरिटी थ्रेट ना हो। तो एक तो वो एक्सेसिबल बना दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और घर घर वो हम पहुँचे, वैक्सीन पिलाई। दूसरा, हमने टीम को मोटिवेट किया कि ये जो आप काम कर रहे हैं ये एक जिहाद है, आप इस कौम की बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं। वो बड़ा कैजुअल ले रहे होते थे, और उनकी जो ट्रेनिंग होती थी वो भी अप टू द मार्क्स नहीं थी। हमने ये किया कि वो उनमें इंजेक्ट करवाई मोटिवेशन, पेट्रियाटिज़म, कमिटमेंट, और उनके लिए हमने सोचा आगे का भी कि जब ये एरेडिकेट हो जाएगी पोलियो तो हम आपको फिर यूटिलाइज़ करेंगे डिफरेंट कैपेसिटी में। तो एक उनकी मोटिवेशन। अच्छा, कम्युनिटी की जो रेजिस्टेंस थी, जो कुछ पॉकेट्स से बहुत शदीद आ रही थी, कुछ गलत फहमी होती थी, तो उसके लिए हमने तमाम जो हमारे रिलीजियस स्पेक्ट्रम के स्टेक होल्डर्स हैं उनसे फतवे ले लिए कि ये हलाल है ये वैक्सीन, और बल्कि ये आप पे फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों को वैक्सीन पिलवाएं। और तमाम उलमाए किराम को मुख्तलिफ़ जो उनके हैं सेक्ट्स, उनसे हमने आशीर्वाद ले ली, और उनकी हमें सपोर्ट रही। जुम्मे के खुतबों में उन्होंने ऐलानात किए, उन्होंने इसके बारे में बताया, लोगों को अवेयर किया। फिर एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी हमने डेवलप की कि ये रेजिस्टेंस है, उसका हमने मैप किया कि रेजिस्टेंस कहाँ पे हैं, क्यों हैं, कैसे हम तोड़ सकते हैं। तो जो लोगों के साथ बातचीत, जरगा सिस्टम हमने इसको फ़ाल किया, और एक रिफ्यूज़ल कमेटीज़ बनाई जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम थी। उसमें टीचर्स भी थे, रिलीजियस स्कॉलर भी थे, हेल्थ प्रैक्टिशनर भी थे, लोकल इन्फ्लुएंसर भी थे। वो लोगों के घर घर जाके जो भी गलतफहमियाँ थी उसको तोड़ते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें कामयाबी हासिल हुई, और हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जल्द से जल्द पोलियो फ्री हो जाए। ये जो उसामा बिन लादेन वाला इंसिडेंट था, क्या उसकी वजह से भी आपके रास्ते में कोई रुकावटें आई? अच्छा, ये भी एक गलतफहमी थी। वो जो शकील अफरीदी वाला इंसिडेंट था वो पोलियो कैंपेन नहीं थी, वो एक फैक्ट हेपेटाइटिस कंट्रोल की एक कैंपेन उसने की थी, लेकिन जोड़ा गया इसको पोलियो के साथ, क्योंकि उसकी एक तस्वीर आई थी जिसमें वो किसी पोलियो एरेडिकेशन की इवेंट में स्पीच कर रहा है और उसके पीछे स्टिकर लगा हुआ था पोलियो का। तो उस गलतफहमी की वजह से नुकसान तो हमें हुआ। हम तो हमारे तो नॉर्थ और साउथ वज़ीरिस्तान में बिल्कुल बैन भी लग गया था किसी ज़माने में, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने तोड़ दिया। लेकिन इस गलतफहमी को रिमूव करना प्रोग्राम की ज़िम्मेदारी थी जो उस वक़्त उन्होंने नहीं निभाई। पोलियो वैक्सीन के बारे में बहुत से खदशात पाए जाते हैं, बहुत सी अफवाहें गर्दिश करती हैं कि बिल गेट्स ने इसके अंदर ऐसी कोई दवाई डाल दी है कि मंसूबाबंदी हो रही है, ये कोई नामर्द कर देगी, इस तरह की बहुत सी अफवाहें फैलाई जाती हैं। तो इसके बारे में हक़ाइक़ क्या हैं वो भी ज़रा बताइए। इसका हकीकत से 1% भी रिश्ता नहीं है। देखें, ये वैक्सीन सेफेस्ट वैक्सीन है, इसको मुख्तलिफ़ लेबॉर्ट्रीज़ ने एग्ज़ामिन किया है, और इसमें कोई मुज़र सेहत चीज़ ही शामिल नहीं है, और हमारे पास वो रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं, न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि दुनिया भर से। अच्छा, बिलियंस बच्चों ने ये वैक्सीन दुनिया में पी है, तो उधर क्यों मसला पैदा नहीं हुआ? तीसरी मैं बड़ी बात आपको कह दूँ, अगर किसी ने आबादी कंट्रोल करनी है या कोई और उनका एजेंडा है, तो वो हमारी कांसी की शरबत में या पेनाडोल में क्यों ना डाले, जिसकी यूटिलाइजेशन पोलियो ड्रॉप से ज़्यादा है और लोग मांग रहे हैं। 2017 में आपको तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। उसके अलावा कौन कौन से
नेशनल और इंटरनेशनल एजाज़ात अब तक अपने नाम कर चुके हैं। अच्छा, एक तो हमारे मुल्क की तरफ से तमग़ा इम्तियाज़ और सितारे इम्तियाज़, फिर 11 कोर की तरफ से मेरिटोरियस सर्विसेज अवार्ड, यूएस गवर्नमेंट की तरफ से मेरिटोरियस सर्विसेज अवार्ड, फ्लैग ऑफ एक्सीलेंस फ़िलिपीन की तरफ से, सोमालिया की तरफ से हाईएस्ट सिविल अवार्ड, इस तरह चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तरफ से शील्ड ऑफ ऑनर जनरल बाजवा साहब की तरफ से, उस वक़्त कोविड में जो हमारा रोल था। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड वो था जब मैं लाहौर गया अभी रिसेंटली। उधर मैंने कुछ प्रमोशंस की थी, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया था, उनको अपना हक दिलवाया था। 8-10 साल से रोल रहे थे हमारे डॉक्टर्स, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, नर्सेस। पाकिस्तान में दवाइयों की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। हम इन कीमतों को कैसे कम कर सकते हैं? अच्छा, एक तो अगर हकीकत मैं आपके सामने प्रेजेंट कर लूँ, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता, 80% मेडिसिन की प्राइसेस पाकिस्तान में रीजन से कम है। बांग्लादेश के साथ कंपेयर कर लें, इंडिया के साथ कंपेयर कर लें, श्रीलंका के साथ 20% में कुछ प्रोडक्ट्स हमारी ज़्यादा रेंज में आ जाती हैं। लेकिन बहरहाल चूँकि हमारी जो बाइंग पावर है वो बड़ी कमज़ोर है लोगों की, मैक्सिमम की 70-80% की तो बहुत कमज़ोर है, तो उनकी शायद बस में नहीं होता जब वो बीमार हो जाते हैं और वो डॉक्टर उनको दवाइयाँ या उनके लिए बाकी जो इंस्ट्रूमेंट सर्जरी के लिए चाहिए इक्विपमेंट्स वो लिख देता है। तो दवाइयों के लिए हमने ये किया कि ये इंपोर्ट होती है हमारी रॉ मटेरियल, और वो हमारी प्राइसेस को फिर ऊपर ले जाती हैं, क्योंकि जब आप इंपोर्ट करते हैं और आपकी रुपीज़ टू डॉलर पेरिटी देखिए कहाँ से कहाँ 150 से हम बहुत जल्दी 280 और 300 तक चले गए, तो उसका असर आ जाता है आपकी एंड प्रोडक्ट पे, और वो जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो उन्होंने तो फिर बढ़ाना है क्योंकि कॉस्ट रिकवर नहीं हो रही उनकी, तो दवाइयाँ महंगी हो जाती है। मैं इसी मसले को बहुत अरसे से सोच रहा था। इसके लिए मेरे जहन में एक विज़न थी कि क्यों ना हम ये जो APIs हैं, जो बेसिस हैं मेडिसिन की, वो पाकिस्तान ही में मैन्युफैक्चर करवाएं। तो फर्स्ट डे पे मैंने जो अपना विज़न दिया था अपनी टीम को, उसमें ये भी शामिल था कि हम फार्मा पार्क बनाएंगे पाकिस्तान में, जो एक हब होगी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगी, और उसमें से हम तकरीबन 200 के करीब मालिक्यूल्स बनाएंगे, और वो हमारी प्राइसेस, हमारी क्वालिटी, हमारी क्वांटिटी सबको काउंटरएक्ट कर लेगी, एड्रेस कर लेगी, बल्कि हमारी एक्सपोर्ट्स भी इससे बढ़ेगी। तो उस पर हमने काम किया, और इस IFC को भी हमने वो प्रेजेंट किया कि इसी मॉडल को हम लेके जाएं। तो चूँकि उसमें 2 साल लगेंगे इम्प्लीमेंटेशन। डॉक्टर साहब, ये जो सेहत कार्ड मंसूबा है, पिछली हुकूमत ने शुरू किया, नई हुकूमत आई, उन्होंने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। इसके लिए आइडियल सिस्टम क्या होना चाहिए? कैसे आम आदमी को सेहत की बेहतरीन सहूलियात मिल सकती हैं? क्या सेहत कार्ड मंसूबा ही ज़्यादा काबिल अमल है या कोई और सिस्टम पे हमें जाना चाहिए? अच्छा, ये जो मंसूबा था इसकी पायलट फेज़ में मैं शामिल था। मैं उस वक्त फाटा में काम कर रहा